हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद पार्थ सर। इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक की स्टडी कितने पार्ट में हम करते हैं। ओके, तो हमने आपको बताया कि हम लोग इस स्लाइड में क्या डिस्कस करेंगे, जेनेटिक की स्टडी। देखिए बाबू, आप लोग YouTube पे वीडियो देखते हैं, काफी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो डायरेक्टली आपको एलील से या डायरेक्ट जेनेटिक से स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे डायरेक्ट वो लोग मेंडलियन जेनेटिक स्टार्ट करते हैं। यानी कि मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने पाइथन टाइप उनको क्यों चूज किया, फिर उनका एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस, और इसके बाद मेंडल्स लॉ। देखिए, आपको मैं पहले बता दूं कि अगर आप किसी तालाब में जा करके और गोते लगाएंगे तो आपको वहां पे मोतियां नहीं मिलने वाली हैं, मोती आपको सागर में मिलेगी। जब आप किसी टॉपिक के डेप्थ में जाओगे, एकदम मक्खन निकालोगे। मक्खन कब निकलता है, जब हम दही को खूब मथते हैं, तो यानी जब टॉपिक को हम खूब ढेर सारा जो है मथेंगे तो उसमें से हमको मोती निकलेगा, तब मक्खन तब निकलेगा। तो आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। जो हमारी वीडियो है आप कंटिन्यू देखते रहिए, तो उसमें काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। जेनेटिक में आपको जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी, वेरिएशन, ये सब पढ़ने के बाद अब आता है जब स्टडी ऑफ जेनेटिक। तो हम लोग बेटा जेनेटिक की स्टडी को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। वी कैन स्टडी जेनेटिक इनटू 3 पार्ट। कितने पार्ट में पढ़ सकते हैं? 3 पार्ट में। कौन कौन से? पहला क्या होता है? ट्रांसमिशन जेनेटिक। दूसरा क्या होता है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक। और तीसरा क्या है? पॉपुलेशन जेनेटिक। जो ट्रांसमिशन जेनेटिक है इसको हम क्लासिकल जेनेटिक भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर हम लोग ट्रांसमिशन कहें तो ज्यादा बेस्ट है ना। यानी ये ट्रांसमिशन जेनेटिक, मॉलिक्यूलर जेनेटिक और पॉपुलेशन जेनेटिक में हम स्टडी करेंगे किसकी? जेनेटिक की। होल जेनेटिक उसमें सब टोटल कवर हो जाएगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं इसी 3 ब्रांच में। ओके, देखिए जो आपकी जेनेटिक है, जेनेटिक को हम स्टडी करते हैं 3 ब्रांच में, ट्रांसमिशन जेनेटिक और मॉलिक्यूलर जेनेटिक, इसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक। तो ट्रांसमिशन जेनेटिक जो आपका होता है बेटा, ट्रांसमिशन जेनेटिक आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। कौन कौन से? प्री मेंडलियन जेनेटिक, यानी मेंडल के पहले वाली चीजें, जो मेंडल आए उसके पहले भी लोग तो रहे होंगे, उन्होंने बताया था कि 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर कैसे कैसे होते कैरेक्टर। अलग की बात है कि उनकी चीजें आपको समझ में आती हैं ना, हम ही को समझ में आती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा लॉजिक है, उठे और उठ करके बस ऐसे विचार किया और बोल दिया, चीजें क्लियर नहीं कर पाते हैं। एक बात आपको बताएं, जो मेंडल सर हैं लोगों से हटके सोचते हैं। अभी हम लोग 1 बाय 1 सबको स्टडी करते हैं, पूरा किस्सा है, पूरा एक कहानी है, और जेनेटिक के पूरा महासागर है बेटा। जितना डूबोगे उतना ही आपको मोती मिलेगा। ओके, तो चलिए खूब डूबते हैं, खूब डूबेंगे और खूब मोतियां बटोरेंगे। ओके, तो जो ट्रांसमिशन जेनेटिक है, यानी इसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं? प्री मेंडलियन जेनेटिक में। और मेंडलियन जेनेटिक यानी प्री मेंडलियन, मेंडल से पहले की चीजें, फिर मेंडलियन जेनेटिक, मेंडल सर ने क्या क्या बताया, उनके एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट मेंडलियन जेनेटिक, यानी मेंडल सर के बाद कौन कौन से लोग आए, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये सब चीजें मेंडल सर के बाद जो फिनोमिना आई उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? पोस्ट मेंडलियन जेनेटिक, जिसको हम लोग आज के डेट में कहते हैं मॉडर्न जेनेटिक। ओके, तो देखिए इसमें जो ट्रांसमिशन जेनेटिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्री मेंडलियन जेनेटिक, जिसमें हम एंशिएंट जेनेटिक के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल सर के पहले कौन कौन थे, क्या क्या बता रहे थे। फिर इसके बाद जो है मेंडलियन जेनेटिक, मेंडल सर ने क्या क्या बताया, उन्होंने मेंडल्स लॉ में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। और अगला क्या है? पोस्ट मेंडलियन जेनेटिक, जिसमें हम लोग आज की जो मॉडर्न जेनेटिक है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपका ये हो गया ट्रांसमिशन जेनेटिक। अब आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक। नेम से क्लियर होता है, मॉलिक्यूलर यानी जेनेटिक की स्टडी किसके लेवल पर? मॉलिक्यूल्स के लेवल पर। मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? डीएनए और आरएनए। ओके, तो जिसमें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में बेसिक सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हम लोग वहां क्लियर करेंगे। हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ, 1 बाय 1 आपको बस केवल गोते लगाने हैं। एक बार गोते लगाओ ट्रांसमिशन जेनेटिक, एक बार लगाओ मेंडलियन जेनेटिक, एक बार आपको जो है पोस्ट मेंडलियन, एक बार जो है सब टॉपिक आपकी क्लियर होगी। ओके, तो इसके बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक में हम लोग डीएनए आरएनए की स्टडी करेंगे, यानी इसमें उसका मॉलिक्यूलर बेस क्या है। इसके बाद जो है पॉपुलेशन जेनेटिक, तो पॉपुलेशन जेनेटिक में हम लोग जैसे हार्डी वीनबर्ग, यानी जो पॉपुलेशन जेनेटिक है, ह्यूमन जेनेटिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बेटा, हमको पढ़ना क्या है? प्री मेंडलियन जेनेटिक, मेंडलियन जेनेटिक और पोस्ट मेंडलियन जेनेटिक। तो प्री मेंडलियन जेनेटिक में हम लोग क्या करेंगे? बेसिक हम लोग ये पढ़ते हैं कि मेंडल सर के पहले कौन कौन से लोग थे। मेंडलियन जेनेटिक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पुट आउट होता है, अभी मैं माइंड में आ गया तो मैं पहले इसको क्लियर कर लूं। कहते हैं मेंडलियन जेनेटिक क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव।
एनीवन कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव जेनेटिक एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वालिटेटिव क्या है और क्वांटिटेटिव क्या है, तो देखिए आप सिंपल सा एक डेफिनेशन बता सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा डेफिनेशन बताता हूं जिससे आपकी सभी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखो मेंडेलियन जेनेटिक जो है वो कैसी होती है बेटा, क्वालिटेटिव होती है। आप कहेंगे सर क्यों, क्वांटिटेटिव क्यों नहीं है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बेसिक सा डिफरेंस है। किसी चीज को मीजर करने के लिए, किसी चीज को आपको मीजर करना है, उसके लिए एक अगर मीजरमेंट, एक पैमाने की जरूरत पड़े, यानी एक आपको पैमाना है उस पर रख करके आप मीजर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव कहलाता है। ठीक है, और ऐसे आप आंखों से देख ले रहे हो, यानी किसी प्रकार का कोई स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसी क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव जेनेटिक। अब आप बताओ, मेंडल सर ने पाइसम सेटाइवम को सेलेक्ट किया था, तो पाइसम सेटाइवम जो है उसमें कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। तो उन्होंने बताया कि डोमिनेंट का क्रॉस रिसेसिव से करवाएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर हमको मिलेगा या रिसेसिव मिलेगा। जैसे एक हाइट एग्जांपल ले लीजिए, अगर टाल का डॉर्फ से हम करवाते हैं तो या तो टॉल आएगा या तो डॉर्फ आएगा, बीच का कुछ नहीं आता है। वो तो हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डोमिनेंस बाद में पोस्ट मेंडलियन है। मेंडल सर ने जो है इतना ही बताया था कि जो कैरेक्टर हैं उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों क्या होते हैं, उन्हीं दोनों में से कुछ आएगा, मिडिल कुछ नहीं आने वाला है। यानी हम उसको देख के बता सकते हैं, अरे ये जो है टॉल है और ये वाला डॉर्फ है, यानी एक टॉल है एक डॉर्फ है, तो हम इसको नॉर्मली बता सकते हैं कि ये कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है। यानी हम क्वालिटी के बेस पर उसको बता सकते हैं, उसके लिए किसी प्रकार के स्केल की रिक्वायर नहीं है। और अगर जैसे मान लीजिए ह्यूमन की अगर हम बात करें, अब जैसे ह्यूमन में एक मेल है एक फीमेल, एक लंबे है एक बौने है, एक टाल है एक डॉर्फ है, उनका अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है, जैसे मम्मी का हाइट अगर 4 फीट की है, पापा की जो 6 फीट की है या 5 फीट की है, तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगे ये जरूरी थोड़ी है कि 4 फीट या 6 फीट के आएंगे, वो 5 भी आ सकते हैं, 5.5 आ सकते हैं, 5.8 आ सकते हैं, 5.6 आ सकते हैं, 5.7 आ सकते हैं। समझ रहे बात को? तो ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव हो जाता है। ओके, तो मेंडलियन जेनेटिक जो है बेटा ये कैसा होता है, क्वालिटेटिव। बहुत ही एक 1 मार्क में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पीजीटी में पुट आउट हो चुका है। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, ये पार्टिकुलेट होता है और इसमें जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। जो मेंडेलियन जेनेटिक है वो कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है, पार्टिकुलेट होता है, इसमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में, जहां पर हम लोग प्री मेंडेलियन जेनेटिक को स्टडी करेंगे। इस स्लाइड में हम लोग स्टडी करेंगे प्री मेंडेलियन जेनेटिक, यानी मेंडल सर के पहले क्या क्या अवधारणाएं थी, कौन कौन से हाइपोथेसिस आए थे, कौन कौन से लोग थे जो जानते थे कुछ, जो बताए थे। ओके, तो बेसिक प्री मेंडेलियन जेनेटिक में कुछ थ्योरम है जो पुट आउट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया जेनेटिक पढ़ने के लिए मैं आपको डायरेक्ट मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस या फिर मेंडल सर के लाइफ बता करके और वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको डेप्थ में पढ़ाना है, डेप्थ में जाना है। वीडियो बेशक लंबी हो जाएगी, उससे कोई इफेक्ट नहीं है, बस आपको जो पढ़ना है सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए, उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो बेसिक क्या है बेटा कि जैसे प्री मेंडेलियन जेनेटिक में बाबू काफी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सी थ्योरम आई थी, तो पहली थ्योरम बताएगी मॉइस्ट वेपर थ्योरी, दूसरी है फ्लूइड थ्योरी, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, प्री फार्मेशन थ्योरी, पेनजेनेसिस थ्योरी, एपिजेनेसिस थ्योरी, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस थ्योरी। लास्ट में कुछ हद तक एक बंदा आया जिसने बताया था जर्म प्लाज्म थ्योरी, जो मेंडल सर के कुछ नियर थे, उन्होंने जो है चीजें कुछ क्लियर की थी। तो पहली थ्योरी है मॉइस्ट वेपर थ्योरी, दिया किसने था, गिवन बाय पाइथागोरस। किसने दिया था बाबू, पाइथागोरस ने 580 to 500 BC, 580 से 500 BC के बीच में ये थ्योरम आई थी। किसने दिया था, पाइथागोरस ने। Each organs of the body of male produce moist vapor during coitus formed the body parts of the embryo, यानी जो मेल है उसकी बॉडी से एक मॉइस्ट वेपर प्रोड्यूस होता है, किसके ड्यूरेशन में, क्वाइटस के टाइम, यानी क्वाइटस के टाइम में जो मेल की बॉडी है उसके ईच ऑर्गन से एक मॉइस्ट वेपर प्रोड्यूस होता है, जो फॉर्म करता है, जो बनाता है किस चीज को, द बॉडी पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की बॉडी पार्ट बनाता है। ये कौन कह रहा था, मॉइस्ट वेपर थ्योरी कह रही थी, किसने दिया था, पाइथागोरस ने। ओके, नेक्स्ट थ्योरी आई फ्लूइड थ्योरी, इसको किसने दिया था बेटा, इट इज गिवन बाय एम्पिडिकस 504 to 433 BC, 504 से 433 ईसा पूर्व ये थियरी आई थी। कौन सी, फ्लूइड थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ईच बॉडी पार्ट प्रोड्यूस ए फ्लूइड, यानी जो ह्यूमन की बॉडी है एक फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है।
the fluid of different body parts of the two parents mixes up and is used in the formation of embryo। बड़ी अच्छी लाइन है इनकी। कह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है वो एक फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है और ये फ्लूइड जो है ये सभी आर्गन से निकला हुआ जो फ्लूइड है वो यूनाइट होता है और मिक्सअप होता है। यूनाइट हो करके ये क्या बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, यानी न्यू लाइफ को देता है। सोचिए कैसे कैसे लोग थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ब्लड थियरी गिवन बाय अरस्तु। किसने दिया था इसको? अरस्तु सर ने दिया था 384 टू 322 बीसी, 384 से 322 ईसा पूर्व ये थ्योरी आई थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, इट इज मेल डोमिनेंट थ्योरी। ये कैसी थी? मेल डोमिनेंट थ्योरी थी। इसमें फीमेल को जो है रेसेसिव दिखाया गया था, जो मेल है वो डोमिनेंट होता है। The male produce highly purified reproductive blood and female also produce reproductive blood but it is impure। ये कह रहे हैं कि जो मेल और फीमेल हैं ये दोनों क्या करते हैं, एक हाईली रिप्रोडक्टिव ब्लड को प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल ब्लड प्रोड्यूस करेगा वो हाईली प्योरीफाइड होता है, फीमेल भी करती है ब्लड को प्रोड्यूस, लेकिन जो ब्लड है वो इम्प्योर होता है। और आगे क्या कह रहे हैं, द टू रिप्रोडक्टिव ब्लड यूनाइट इन द बॉडी ऑफ फीमेल एंड फॉर्म्स द एम्ब्रियो। और जो ये मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ब्लड हैं ये क्या करते हैं, ये मिक्सअप होते हैं, यूनाइट होते हैं फीमेल में और इसके बाद ये क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। ये थियरी कैसी है? मेल डोमिनेंट, यानी मेल जो है उसके बॉडी से एक रिप्रोडक्टिव ब्लड जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें से जो ब्लड है वो कैसा होता है, हाईली प्योरीफाइड होता है। फीमेल भी ब्लड को प्रोड्यूस करती है लेकिन उसका ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर होता है। देखिए ब्लड भी अलग अलग होता है, मेल का अलग फीमेल का अलग। क्या थ्योरम आई थी। इसके बाद क्या होता है, देखिए इसमें एक कहानी हम आपको बताते हैं छोटी सी। पहले क्या होता था कि जैसे जो राजा होते थे, राजा महाराजा, उनके यहाँ क्या होता था कि जैसे बच्ची ने जन्म लिया या बच्चे ने जन्म लिया तो उसको अलग अलग कर देते, प्रिंस को अलग कर देते, प्रिंसेस को अलग कर देते हैं। तो इसके बाद क्या होता था कि जब बड़े होते तो उनकी आपस में शादी करवा देते थे। उनका ये मानना था कि हमारा जो ब्लड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, यानी हमारा ब्लड जो कैसा होता है, स्ट्रांग है, और जो लोग हैं उनका ब्लड जो है स्ट्रांग नहीं है। तो हमारे ब्लड का बना हुआ जो ऑफस्प्रिंग है इसी में ट्रांसफर होते रहे, नया ऑफस्प्रिंग बनता रहे। ऐसा मानना था पहले के लोगों का। मेंडल के पहले के लोग थे, मैंने बताया ना मेंडल सर बहुत ही यूनिक थे, बहुत ही यूनिक सोच रखते थे। उन्होंने एक जो थ्योरम दिया, जो पितामह है हम लोग के, यानी जेनेटिक के जो पितामह है, फादर है, जो उन्होंने जो बताया था एक्चुअल में वो रियलिटी थी, इन लोगों से हटके सोचे थे वो। ओके, अगली थियरी है प्री फार्मेशन थियरी। प्री मतलब पहले, फार्मेशन थियरी यानी पहले से ही फॉर्म हो जाते हैं। किसने दिया था? सोमरडम सर ने। किसने दिया था? सोमरडम। 1679 ईस्वी में सोमरडम सर ने दिया था प्री फार्मेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the organism is already present in gamete that is performed in the sperm or egg in a miniature form is called homunculus। ओके, ये क्या कह रहे हैं कि जो स्पर्म होता है या जो एग होता है, जैसे आप अगर स्पर्म का आप से बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कहते हैं कि इसके टिप पर जो मेल और फीमेल का गैमीट है, इसके टिप पर पहले से एक क्या होता था, एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। आपने स्पर्म का फिगर देखा होगा तो आपको पता चलता है। स्पर्म के फिगर में ऐसे आप देखते हैं तो ऐसे कि जो है हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इस हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हेड है, इधर नेक होता है, इधर जो है टेल होता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं जो इसका हेड लाइक स्ट्रक्चर है उसके जो टिप पर पहले से ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगली थियरी आई पिनजेनेसिस थियरी। अगली कौन सी आई? पिनजेनेसिस थियरी। किसने दिया था? डार्विन सर ने दिया था 1868। ये उस टाइम के मान लो कि अमिताभ बच्चन से कम नहीं थे, उस टाइम के सदी के महानायक थे। इनको लोग माला पहनाने में लगे हुए थे। दो ही लोग थे, या तो वे लोग जो डार्विन सर को मानते थे और या तो वे लोग जो डार्विन सर को नहीं मानते थे। डार्विन सर ने उस टाइम में एक थ्योरम दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारी जो उत्पत्ति है, हमारे जो एंसेस्टर हैं वो बंदर हैं, यानी बंदरों से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो डार्विन सर थे, बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज की जो सिलेक्शन है उस पर नेचर का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। ये चीजें उन्होंने बताया था। तो काफी हद तक इनकी थ्योरम जो है आगे गई थी। इसी थ्योरम की वजह से इन्हें बहुत ज्यादा इनका नेम फेम हो गया था। पिनजेनेसिस थियरी गिवन बाय डार्विन इन 1868। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा,
इन्होंने बताया था कि एवरी सोमैटिक सेल्स, जो भी सोमैटिक सेल्स हैं एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी के जो सोमैटिक सेल और टिश्यू हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक टीनी पार्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जेम्यूल, जिसको क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं, या उसको हम पैंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैंजीन। पैंजीनेसिस की जो थ्योरी है वो बेसिक है कि हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं या जो टिश्यूज हैं बाबू, टिश्यू या सेल एक स्पेशल टाइप के कुछ टीनी पार्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे टीनी पार्टिकल हो गया, इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पैंजीन बोलते हैं या जेम्यूल्स बोलते हैं। इट कलेक्ट इन द गैमीट, जो गैमीट में जाकर कहां होता है, कलेक्ट हो जाता है, एंड आर पासेस, और जो पास आउट होता है, जो ट्रांसफर होता है ऑन द जाइगोट टू एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो में ट्रांसफर होता है, एंड फार्म, और बनाता है ऑफस्प्रिंग को जो बना देता है। ओके, यानी इनका कहने का मतलब है कि हमारी जो सोमैटिक बॉडी है, हमारी जो सोमैटिक सेल है या सोमैटिक टिश्यू है, ये एक टीनी पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है जिसको जेम्यूल बोलते हैं या पेंजीन बोलते हैं, और यही जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या होता है, एबल होता है। ये किसने बताया था हमको, डार्विन सर ने बताया था। ओके, अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे इपिजेनेसिस थियरी। किसने दिया था, गिवन बाय वुल्फ। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ओनली गैमीट्स कैरी सब्सटेंसेस व्हिच हैव कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। ये बंदा कुछ हद तक पहुंचा था, कुछ अच्छी चीज बताया था इन्होंने कहा कि ओनली गैमीट, केवल और केवल जो गैमीट होते हैं वही कैरी करते हैं सब्सटेंसेस को, व्हिच हैव कैपेसिटी, जिसके पास क्षमता होती है, जिसके पास कैपेसिटी होती है, टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने की क्षमता केवल और केवल किसके पास होती है, गैमीट के पास होती है। इस थियोरी को किसने दिया था, इपिजेनेसिस थ्योरी वुल्फ सर ने दिया था। अगली थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। किसने दिया था, सबको पता है, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये सब चीजें कौन बताया था, लेमार्क सर ने बताया था। किसने बताया था, लेमार्क सर ने बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्वायर्ड ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम कैन बी पास्ड डाउन टू द ऑफस्प्रिंग। इन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर को एक्वायर्ड करते हैं, जो फिजिकल कैरेक्टर हैं ये एक्वायर्ड करते हैं कब, जो ऑर्गेनिज्म है अपने लाइफ टाइम में, वहीं से वो पास होते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। इनका कहने का सिंपल सा मतलब था, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं इसको जो ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है और उसको पास आउट करता है न्यू जनरेशन में, एक नई ऑफस्प्रिंग इससे बन जाती है। आप जानते हैं कहीं भी अगर लेमार्क सर की कोई भी थ्योरम आएगी तो उसके जो क्रिटिसाइजर्स हैं बीजमैन सर, वो जरूर आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट थियरी, इसका काट किन्होंने बताया, जर्म प्लाज्म थियरी। तो आपको ये तो क्लियर है कि अगर लेमार्क सर आए हैं तो बीजमैन सर जरूर साथ में रहेंगे। ये लेमार्क सर के बहुत बड़े क्रिटिसाइजर थे, बहुत बड़े आलोचक थे। उन्होंने क्या कहा था, इवोल्यूशन में उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म है वो इस इन्वायरमेंट के कैरेक्टर को क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, जिससे न्यू स्पीशीज बनती है। तो बीजमैन सर ने क्या किया, काफी जनरेशन तक चूहों की पूंछ काटते रहे, 22 जनरेशन तक पूंछ काटते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी जनरेशन में ऐसा चूहा नहीं पाया जो जन्म से ही जिसकी पूंछ कटी हो। तो उन्होंने सिंपल कह दिया कि ये थ्योरम जो है रॉन्ग है और ऐसा कुछ नहीं होता जैसा लेमार्क सर ने बताया था। तो लेमार्क सर के फेलियर के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था, इनका, क्या नाम है इनका, अगस्त बीजमैन सर का। इन्होंने थ्योरम दिया था जर्म प्लाज्म थियरी, इसके रेफरेंस में प्री मेंडेलियन जेनेटिक, यानी जेनेटिक के रेफरेंस में। इन्होंने क्या बताया था बाबू, इन्होंने जो चीज बताया था हद तक वो सही थी, हद तक वो सही बात है कि जर्म प्लाज्म थियरी जो है वो कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर कर रही है। जर्म प्लाज्म थियरी गिवन बाय अगस्त बीजमैन। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, कैरेक्टर व्हिच आर प्रेजेंट इन जर्म प्लाज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इन्होंने बताया कि वे कैरेक्टर जो केवल और केवल कहां प्रेजेंट है, जर्म प्लाज्म में प्रेजेंट हैं, वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉइस्ट वेपर हमारी जितने भी ऑर्गन है सब में बन रहा है और वो गैमीट को बना रहा है, वो नए ऑर्गेनिज्म को बना देगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारा ब्लड स्ट्रांग है, आपका ब्लड जो है स्ट्रांग नहीं है, वीक है, ऐसी कुछ नहीं है।
वे कैरेक्टर जो आपके जर्म प्लाज्म में प्रेजेंट होंगे वही केवल और केवल नए ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए एबल होते हैं। किसने बताया था इसको? जर्म प्लाज्म थ्योरी को बताया था ऑगस्ट बीजमैन ने। तो इतनी थ्योरम होने के बाद अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मेंडल सर कितने क्लासिकल व्यक्ति थे, कितने यूनिक थे, कितने अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने इन लोगों से हटके सोचा था। मॉइस्ट वेपर थियरी, फ्लूइड थियरी, रिप्रोडक्टिव ब्लड थियरी, प्री फॉर्मेशन थियरी, पिंजेनेसिस थियरी, इपीजेनेसिस थियरी, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस थियरी, इन सबसे हटके किसी ने सोचा था? तो थोड़ा सा हटके सोचा था जर्म प्लाज्म थियरी, बीजमैन सर ने। ठीक है, लेकिन इन सभी से हट करके जो सबसे कितना अव्वल नंबर के बंदे थे, जो हमारे पितामह जी थे, यानी जेनेटिक के जो फादर हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच डेवलप की थी, इतनी अच्छी बातें बताई थी, किसने? मेंडल सर ने। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो आपको कुछ छूटा नहीं है। अब बेटा, जैसे हमने आपको बताया था कि जो जेनेटिक है इसको हम लोग कितने ब्रांच में क्लासिफाइड करते हैं? 3 ब्रांच में। इसके बाद उस 3 में हम लोग जैसे ट्रांसमिशन जेनेटिक की बात करें तो हम लोग प्री मेंडेलियन जेनेटिक, मेंडेलियन जेनेटिक और इसके बाद फिर पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक। तो बेटा प्री मेंडेलियन जेनेटिक आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसमें है मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक, इसको हमने कवर किया हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 है। थैंक यू। Thanks to all of you for watching my videos. Please like, share, comment and subscribe my channel.